इसकी प्रिपरेशन की होगी, तो हम कैसे इनको पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दूंगा। अगर आप अपना एक वहाँ पे पेन और कॉपी ले लीजिए और उसके आंसर लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा, थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और आप खुद चेक कर सकते हैं किसने कितने क्वेश्चंस ठीक किए होंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये आता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। आपको पता है कंप्यूटर के जो मेजर 4 काम होते हैं कि वो प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है, इनपुट लेता है या स्टोर करता है किसी चीज़ को। तो हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कंप्यूटर जो है सबसे पहले क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर को जब हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना होता है तो सबसे पहले हम यहाँ से कोई चीज़ कंप्यूटर को देते हैं जिसको हम कहते हैं इनपुट। उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर जो है उस इनपुट को ढूंढता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। वो मतलब उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, उसके बाद वो हमें जवाब वहाँ से वापस देता है, उसको हम कहते हैं आउटपुट। और अगर हमें कोई चीज़ स्टोर करनी हो तो उसके बाद हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो हमारा डी है, ऑप्शन डी, सबसे पहले इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट और उसके बाद स्टोरेज, ये हमारा करेक्ट आंसर है डी पार्ट पहले क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज, जो हम एक होता है प्रोसेस्ड आइटम्स जिनको हमने प्रोसेस किया होता है, अनप्रोसेस्ड आइटम्स जो हमारे पास होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी, रिपोर्ट्स। तो आप याद रखिए, कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स को हम कहते हैं डाटा, और जब हम उस डाटा को फिर प्रोसेस करते हैं उसके बाद उसको हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, डाटा। अनप्रोसेस्ड आइटम्स को डाटा और प्रोसेस्ड आइटम्स को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिंपल से मैं कॉम्प्लेक्स की तरफ जाऊँगा जब मैं आगे वाले टॉपिक टच करूँगा इसी 30 क्वेश्चन में। तो आप लगातार देखते रहें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स। जो रोबोट्स होते हैं, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो सब्जेक्ट है या कौन सी जो टर्म है वो डील करती है कि हम डिज़ाइन मतलब रोबोट्स को बनाए, डिज़ाइन पहले करें, उसके बाद कंस्ट्रक्ट बनाए, और ऑपरेशन वो क्या काम करेगा, और जो रोबोट्स है उनके जो काम होंगे, ये सारा हम किस में पढ़ते हैं। ऑप्शन है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो कंप्यूटर और डी क्वांटम कंप्यूटर। तो याद रखिए, रोबोटिक्स से जो सब्जेक्ट डील करता है उसको हम कहते हैं, सॉरी, रोबोट से जो सब्जेक्ट डील करता है उसको हम रोबोटिक्स कहते हैं, और उसमें हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है उस सब्जेक्ट का नाम, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर ये पूछता कि वहाँ पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, इंटरनल मेमोरी इन ए सीपीयू इज़ नथिंग बट। जो एक जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है कंप्यूटर में, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, उसकी जो मेमोरी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। ए सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं, ए सेट ऑफ एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बस या माइक्रो प्रोसेसर। तो हमें पता है जो रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर में वो होते हैं स्मॉल चिप्स, स्मॉल वो मेमोरी ही होती है, और ए सेट ऑफ जो रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स, वही होते हैं सीपीयू की इंटरनल मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ए सेट ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पूछ रहा है, द CPU चिप यूज्ड इन ए कंप्यूटर इज़ पार्शियली मेड अप। आपको पता है कि सब पहले जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े थे, बड़े बड़े जो बिल्डिंगें हैं उनके लिए बनानी पड़ती थी, लेकिन जैसे ही एडवांसमेंट हुई आज आप देखते हैं जो हमारी आईसी होती है वो छोटी सी चिप में होती है, वैसे जो हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो एक चिप में बना होता है। तो कहते हैं वो चिप किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है, कॉपर की, आयरन की, गोल्ड की या सिलिका की, मतलब सिलिकॉन की। आपको पता है सिलिकॉन जो एक सेमीकंडक्टर है, तो यही सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़ होता है हमें, जो ये हमारे चिप्स होते हैं वगैरह कंप्यूटर में आईसीज वगैरह बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, सिलिका,
या सिलिकॉन अगर कहीं पे दिया होगा तो वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है उस टाइम, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग। आपको पता है शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट ये क्या है, ये कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं उन पे लिखा होता है। तो ये कहता है कि ये इनमें से किस कैटेगरी में बिलोंग करती है, प्राइमरी कीज़, फंक्शन कीज़, मॉडिफायर कीज़ या अल्टरनेट कीज़। तो आपको पता है जो शिफ्ट वगैरह होता है इसको हम तब यूज़ करते हैं जब किसी और के साथ कंबाइन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सी टाइप करना हो स्मॉल में तो हम डायरेक्ट सी लिख लेंगे, लेकिन अगर मुझे यही कैपिटल में टाइप करना हो तो मैं शिफ्ट और सी को एक साथ दबाता हूँ तो वो कैपिटल में जो होता है मॉडिफाई हो जाता है। तो इसलिए इन सब को हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर कीज़ कहते हैं हम। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, मॉडिफायर कीज़, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। विच बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। माउस में जो एक बटन होता है जिसको हम कहते हैं मिडल बटन या थर्ड माउस बटन, उसका एक्चुअल नाम क्या है, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील, टच बार, लाइट बार। तो आपको पता है जो माउस होता है उसमें राइट बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है, बीच में एक व्हील जैसा होता है जिसको हम मूव कर सकते हैं, जिसको हम घुमाते हैं, ठीक है, अपने हाथ से, ठीक, उसको हम कहते हैं स्क्रॉल व्हील। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है, स्क्रॉल व्हील, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज सी इन MICR स्टैंड फॉर। ठीक, जो MICR होता है जिसकी फुल फॉर्म में लास्ट में बताऊँ, इसमें जो सी है ये क्या डिनोट करता है, कोड, कैरेक्टर, कैपिटल और क्वीन, ठीक है। ज़्यादा जो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है कोड और कैरेक्टर पे। पिछली बार मैंने इसको CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देखा था, तो वहीं से यहाँ इसको मैंने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कोड रीडर नहीं, कैरेक्टर रीडर। तो हमारा जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, सी जो है वो स्टैंड करता है कैरेक्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। An optical input device that interprets pencil marks on paper media is। उस ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इंटरप्रेट करता है जब आप पेंसिल मार्क मारते हो कहीं पे तो उनको इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जांपल तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर आता है, सबको पता होगा, OMR, ठीक है। इसका आंसर जो है वो है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो JK SSB का या कोई भी एग्ज़ाम, वहाँ पे जो हमारे 4 ऑप्शन होते हैं तो हमें एक ही फिल करना होता है, ठीक है। तो उसको हम फिर जब मार्क करते हैं तो उसको कोई ह्यूमन मार्क नहीं करता, तब बहुत टाइम लगता है और एरर की भी बहुत चांसेस, तो मशीन के ज़रिए उसको मार्क किया जाता है इसी OMR के ज़रिए, या उसको कहते ही है OMR शीट, आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है OMR। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। हमारे नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं हमें इनमें बताना है कि इनमें से कौन से तीनों के तीनों जो है इनपुट डिवाइसेस है। ऑप्शन ए है माउस, जी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ, ठीक है। वैसे ऑप्शन सी माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, प्लॉटर जो है हमारा जो है आउटपुट डिवाइस हो गया, जिसको हम वेक्टर ग्राफिक्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी बचता है हमारे पास, माउस वो भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो डी जो है ऑप्शन डी इट इज़ करेक्ट, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 हमें पूछता है सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आखिर तक देखते रहिए, ठीक है, बहुत काम आएगा आपका, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी हम किस चीज़ को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रिंटेड आउटपुट, जो हम प्रिंट निकालते हैं उसको कहते हैं। ऑप्शन बी म्यूजिक साउंड उसको कहते हैं। ऑप्शन सी स्क्रीन आउटपुट को कहते हैं। ऑप्शन डी डिजिटाइजिंग को कहते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आपको पता है जो कॉपी हम प्रिंट करके बाहर निकालते हैं, जैसे ऑप्शन 1 है, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। और जो कॉपी अगर हम कंप्यूटर में ही उसको देखेंगे, जैसे एडमिट कार्ड को आपने डाउनलोड कर दिया फिर उसको आपने स्क्रीन पे देखा, ठीक है, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो उसी को हम दूसरा नाम जो देते हैं वो देते हैं स्क्रीन आउटपुट, मतलब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं किसी आउटपुट को, उसका दूसरा नाम होता है सॉफ्ट कॉपी। अब जब हम उसको प्रिंट करके निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी, ठीक। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर
12 की जानिब। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे शायद स्किप हुआ है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू गिव इनपुट एज वेल एज आउटपुट। अब नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा डिवाइस है जो काम करता है इनपुट डिवाइस के तौर पे भी एंड आउटपुट डिवाइस के तौर पे भी। फॉर एग्जांपल जो ए है हमारा ऑप्शन टच स्क्रीन, ठीक है, आपको पता है टच स्क्रीन, स्क्रीन क्या देता है, आउटपुट देता है, लेकिन टच, हम टच के ज़रिए उस पर इनपुट भी दे सकते हैं। तो टच स्क्रीन हमारा बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस हो गया। बी हेडसेट्स, हेडसेट्स के ज़रिए आप जो है जैसे फ़ोन पे आपने एक लैपटॉप पे आपने हेडसेट लगाया तो उसके ज़रिए आप लैपटॉप से कुछ चीज़ें सुन सकते हैं, मतलब एज एन आउटपुट डिवाइस काम करेगा, लेकिन आप कुछ बोल भी सकते हैं माइक के ज़रिए, वो वापस पकड़ भी लेता है उस चीज़ को। तो हेडसेट भी जो है इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, ऑप्शन सी, बोथ। ठीक, हेडसेट और टच स्क्रीन दोनों जो है इनपुट एज वेल एज आउटपुट काम करते हैं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर, इनमें से कौन सी, जो 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा है जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, प्रिंटर्स के 2 टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। आप मान सकते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो काम करते हैं जस्ट लाइक टाइपराइटर, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है ये उसके अपोजिट है, इसमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स वगैरह होती हैं। तो हमें बताना है नीचे जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल है। तो इसका जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन बी जो हमारे पास है, इंकजेट लेज़र, ये करेक्ट जो है इसका आंसर है। इंकजेट लेज़र जो है वो एग्जाम्पल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, बाकी तीनों एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, अब जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो दिया है हमारे सिलेबस में JK SSB के, उनसे ये क्वेश्चन लिए हैं मैंने। सॉफ्टवेयर सबसे पहले होता क्या है, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के बाहर जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। दूसरा फर्मवेयर होता है। सी प्रोग्रामर्स आर, डी पीपलवेयर। तो हम सबको पता है सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली ए ग्रुप और बंच ऑफ प्रोग्रामर्स। तो ऑप्शन सी हमारा जो प्रोग्रामर्स है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर्स जब कलेक्ट होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामर्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। द प्रोग्रामर्स डिजाइनर टू गवर्न द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आर कॉल्ड एज, सॉरी यहाँ पे जे एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक, द प्रोग्राम्स डिजाइनर टू गवर्न द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आर कॉल्ड एज, क्योंकि जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम ही एक्चुअली सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स का हम क्या नाम देते हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनको कंट्रोल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो उन प्रोग्राम्स को हम नाम देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, उसके बाद ऑप्शन थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑल, ये भी टाइप्स है सॉफ्टवेयर के, लेकिन जो सिस्टम को कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम्स, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या कोई लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर में भी बहुत सारी लैंग्वेज का यूज़ होता है, लेकिन आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर एक सिस्टम काम नहीं करेगा, एक कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है ये सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो ये जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या होता है। ए इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, इज़ डिज़ाइनर टू हेल्प द प्रोग्राम्स, क्या इसके ये जो है इसलिए बनाया गया है कि ये प्रोग्राम्स को मदद करे। सी परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स, या इसलिए बनाया गया है कि जो कंप्यूटर यूज़ करने वाले होते हैं, आप में बाकी सारे लोग, ये उनके लिए कोई ख़ास काम करे। या लास्ट वाला ऑप्शन डी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिज़ाइन ओनली, या डिज़ाइन बनाने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर
कंप्यूटर यूज़र्स। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, किस लिए होती है, ताकि वो आपके लिए कुछ खास काम करे, कोई फ़ोटो उठाए, कोई एडिटिंग करे वगैरह। वैसे ही जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है वो इसलिए बना होता है कि जो यूज़र होता है उसके जो कुछ खास काम होते हैं वो उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं डिफरेंट काम करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की जानिब। डाटाबेस सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू, डाटाबेस सॉफ्टवेयर तो इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? ए डिस्कार्ड शेयर रिकॉर्ड्स, बी स्टोर कॉन्टैक्ट लिस्ट, सी कीप कस्टमर रिकॉर्ड्स, या डी जनरेट रिपोर्ट्स। तो आप समझ लीजिए डाटा मतलब जब मैंने बोला अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, हाँ जो भी किसी के मतलब इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम डाटा कहते हैं। अब डाटा बेस क्या होता है? जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा जमा किया जाता है तो उसको हम डाटा बेस कहते हैं। तो डाटा बेस सॉफ्टवेयर क्या करता होगा फिर? कीप कस्टमर रिकॉर्ड्स, बहुत सारे रिकॉर्ड जो एक कस्टमर के होते हैं उनको एक जगह जमा करके रखता होता है, उसको हम कहते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है ये डाटाबेस मतलब डाटा को स्टोर करने में काम आता होगा। तो कीप कस्टमर रिकॉर्ड्स जो है ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर का काम होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज, इनमें से जो है कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है? ए लिनक्स, बी यूनिक्स, सी माई एसक्यूएल, डी ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं किसी भी एंड यूज़र के लिए। मतलब आपके लिए, मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर जो है फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप इसको डाउनलोड करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें कोई नई चीज़ ऐड करके फिर से आप उसको इंटरनेट पे डाल सकते हो या यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर नीड। तो इसको हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इनमें से जो लिनक्स है ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं हमारे लिए, जैसे वेदर प्रेडिक्शन एटसेट्रा, बहुत सारे काम करते हैं, मिलिट्री में उसका यूज़ होता है। तो उनमें वो लिनक्स का ही यूज़ करते हैं। यूनिक्स जो है ये लिनक्स का ही एक जो आप कह सकते हो कि एडवांस्ड वर्जन है। और माई एसक्यूएल जो है ये क्यूरी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर में यूज़ होती है। तो लेकिन ये तीनों जो है लिनक्स, यूनिक्स, एमएसक्यूएल, ये तीनों एग्जाम्पल है हाँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। तो ऑप्शन डी हमारा बनता है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों के तीनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय डैश डैश इन डैश डैश। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसको किसने डेवलप किया, कब बनाया, किसने बनाया और कब बनाया? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं एफ है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट इंक 1970s, माइक्रोसॉफ्ट इंक 1980s, सन माइक्रोसॉफ्ट 1980s, सन माइक्रोसॉफ्ट 1970s। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सबको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन बी है 1980s में। एक्चुअली 1988 में इन्होंने इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 22, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, आपने सुना होगा कंप्यूटर में, ठीक। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है ये पेपर साइज की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, अभी हम पहुँचे हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो उसमें होते हैं ये पेपर साइज होते हैं। पेज लेआउट होता है, जो पेज होता है उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कैसी होगी, या पेज मार्जिन मतलब साइड जहाँ से जब मतलब जो 22 है इससे पहले मान लो ये जो एरिया इसको हम मार्जिन कहते हैं, ऊपर मार्जिन है, साइड्स में जो भी एरिया था इसको हम मार्जिन कहते हैं। तो इसके मुतालिक ये बात कर रहा है, या पेज ओरिएंटेशन। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है ये एक्चुअली पेज ओरिएंटेशन, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये लैंडस्केप मोड है। अगर मैं अपने फ़ोन को जो है स्ट्रेट रखूँ तो वैसे जब दिखेगा उसको हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन, कैसे ओरिएंटेशन होगी, कैसे घूमेगा, उसके मुतालिक ये बात करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 22 हमने लिया है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब। टू इंक्रीज लाइन स्पेसिंग यूज़ द डैश डैश शॉर्टकट। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है जैसे ये दो लाइन्स के बीच जो डिस्टेंस जो है इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो वर्ड में अगर हमें लाइन स्पेसिंग इंक्रीज करनी हो, ठीक, तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं? Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+I और Ctrl+5। तो ऑप्शन डी जो है Ctrl+5 का यूज़ करके हम लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की जानिब। द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन MS Excel इज़। जो MS Excel होता है उसमें जो
फाइल सेव की जाती है उसके लास्ट में क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे .doc .jpeg जो होता है इमेजेस के साथ लगा होता है। वैसे अगर हम MS एक्सेल में किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसके लास्ट में जो है क्या लिखा होता है, हम वो होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है लास्ट में। तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है C.xl SX एक्चुअली है, यहाँ पे गलती हुई है, .xl SX .xl ये जो है ऑप्शन सी था एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हुई है लिखने में। तो ऑप्शन सी ये .xl SX जो है इसकी एक्सटेंशन है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की जानिब। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। अब जो पावर पॉइंट है जिसमें हम प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, जो वर्जन 2007 का है, उसमें जो जब भी आप कोई फाइल बनाते हो उसको सेव करते हो तो लास्ट में कौन सा एक्सटेंशन उसमें चढ़ता है, ठीक है, उसके साथ ऐड होता है। तो .pptx जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है, ये आप चेक कर सकते हो। उसके लास्ट में जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx का। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब। इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन द। इंटरनेट जो है उसको कब डेवलप किया हुआ है, कब डेवलप हुआ है। ठीक है, तो आप सबको पता है इंटरनेट जो है, इंटरनेट मतलब क्या है एक्चुअली, इंटरनेट का फुल, अगर आपको कोई बोले इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है, ठीक, इंटरनेट का मतलब है एक्चुअली इंटरनेशनल नेटवर्क। ये 1950s में, जो पहला ऑप्शन है 1950s में इसको डेवलप किया गया था विंट सर्फ की जानिब से, जिसको हम फादर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। विंट सर्फ, फादर ऑफ इंटरनेट भी इसको हम कहते हैं। 1950s में इसको डेवलप किया है इन्होंने। तो 1950s ए जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की जानिब। एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेन्स डैश पार्ट्स। जो एक HTTP रिक्वेस्ट होती है, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में कितने पार्ट्स होते हैं। कम्युनिकेशन जब होता है हमें करना तो उसमें हमें कितने पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कितने, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप सिंपल याद रखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने गेट में भी देखा था, गेट 2019 में शायद मैंने इसको देखा था वहाँ पे। तो ऑप्शन डी जो है 3 पार्ट्स होते हैं इन HTTP रिक्वेस्ट। जब आप रिक्वेस्ट करते हो HTTP के ज़रिए से, आप किसी पेज को रिक्वेस्ट करते हो इंटरनेट से, तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले आप रिक्वेस्ट भेजते हो, उसके बाद सर्वर में देखता है एटसेट्रा। तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप बस याद रखो 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं, अब लास्ट में हम पहुँचने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। IPv4 एड्रेस इज़। IPv4 का मतलब क्या होता है। IPv4 जैसे आपके पास एक आई कार्ड होता है आपके पास, जो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, वैसे ही जो कंप्यूटर होते हैं, हर किसी कंप्यूटर के पास एक अपनी आइडेंटिटी होती है, जिसके ज़रिए से इंटरनेट को पता चलता है ये कौन सा कंप्यूटर है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है। उसको हम कहते हैं IP एड्रेस। तो जो IP एड्रेस के दो टाइप के IP एड्रेस होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसमें जो एड्रेस होता है, किसी की कंप्यूटर को जो एड्रेस दिया होता है उसके वो कितने बिट्स का बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C32 बिट्स का जो है वो IP एड्रेस। किसी भी कंप्यूटर का जो IPv4 एड्रेस है वो 32 बिट्स का बना हुआ है। ठीक, इंपॉर्टेंट MCQ है ये भी। उसके बाद 29, कंप्यूटर वायरस इज़ है। कंप्यूटर में जो वायरस होती है वो क्या होती है एक्चुअली, क्या वो हार्डवेयर होती है, कोई विंडोज़ की टूल होती है, C कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या D सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होती है। जो हमारा C है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब वो एक्चुअली में एक प्रोग्राम ही होता है। वायरस क्या होता है, वायरस एक प्रोग्राम होता है जो नेगेटिवली आपके कंप्यूटर को इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए हम उसको वायरस कहते हैं, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती है। तो लेकिन होता है प्रोग्राम ही। प्रोग्राम किस में हम इंक्लूड करते हैं, सॉफ्टवेयर में। ठीक, तो एक सॉफ्टवेयर होता है, सिंपल एक प्रोग्राम होता है जो नेगेटिवली इफेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को, इसलिए नुकसानदेह होता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की जानिब। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज़। सबसे जो पहला वायरस है कंप्यूटर का उसका नाम क्या था। A क्रीपर, B पैरम, C द फेमस, D हार्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई गेस बहुत लोगों को पता होगा, A क्रीपर जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था जो
जो कंप्यूटर को हुआ था, ठीक, क्रीपर। तो एक्चुअली एक प्रोग्राम ही था, तो इस जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो क्रीपर था। तो होप ये थी 30 क्वेश्चन जो मुझे लगे बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आगे मुझे और भी कुछ क्वेश्चन नज़र आए जो इम्पोर्टेंट हो कंप्यूटर से रिलेटेड, या उसके बाद भी बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड, तो मैं वो लेता आऊँगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हुई होगी। अगर आपको कुछ इससे कोई नॉलेज गेन हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल आल्सो गेट दीज पॉइंट्स। उनको भी नॉलेज मिली थोड़ी सी, उनको भी नॉलेज मिलेगी थोड़ी सी। और आप शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लगे। जितनी लाइक्स आती हैं, शेयर आती है, हम भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम भी मोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।